नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप GSTR 9C फाइल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से GSTR 9C फाइल करना है। GST पोर्टल पे 9C फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए आ गया है। चलिए समझेंगे। सर्विस में जाना होगा, रिटर्न में, और उसके बाद जाना होगा यहाँ से एनुअल रिटर्न में। एनुअल रिटर्न में जाने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर लेना होता है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 से सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट GSTR 9C देख सकते हैं, ये आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप इनिशिएट फाइलिंग पे जाएंगे। उससे पहले आपका 9 फाइल होना चाहिए, मैंने फाइल कर रखा है। चलिए समझेंगे कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप 9C फाइल करना है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए सीखेंगे कि कैसे 9C फाइल करना होता है। तो 9C को फाइल करने से पहले एक बात का ध्यान रखो कि आपका GSTR 9 फाइल होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी GSTR 9 फाइल कर रखा है। GSTR 9 के बेसिस पे ही 9C फाइल होता है। तो 9C पे आ जाएंगे। 9C को भरने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन होता है वो यूटिलिटी के ज़रिए आप भर सकते हैं। 9C की जो टेबल में वैल्यूज़ आ रही हैं, उन वैल्यू को पहले आप देख सकते हैं। इसको ओपन करेंगे, डाउनलोड करेंगे, मतलब कि यहाँ से आपको वैल्यू दिखेंगी। देखो ये रही वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ सिस्टम कंप्यूटेड है, लेकिन हम इस टेबल को भरेंगे। और 9C को भरने के लिए आप ऐसे भर नहीं सकते, इसमें कोई ऑनलाइन मेथड नहीं होता। इसमें ऑफलाइन टूल के ज़रिए करना होता है और उस टूल को डाउनलोड करके आपको भरना होता है। चलिए, तो 9C को भरने के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जाना होगा रिटर्न में, और यहाँ से जाना होगा सबसे पहले डाउनलोड में, और ऑफलाइन टूल, और GSTR 9C ऑफलाइन टूल पे आ जाएंगे। इस टूल को कर लेंगे डाउनलोड। डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड करके और इसको यहाँ से कर लेते हैं सेव। इस फोल्डर के अंदर इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट। 9C यूटिलिटी देख सकते हैं, 9C यूटिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है। यूटिलिटी को ओपन करते हैं। एनुअल कंटेंट पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ से GST नंबर लिखना होगा सबसे पहले। चलिए लिख लेते हैं GST नंबर 07। GST नंबर लिख लिया। GST नंबर लिखने के बाद फाइनेंशियल ईयर लेना होता है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 की कर रहे हैं, 22-23 ले लिया। लीगल नेम खाली छोड़ सकते हो, ट्रेड नेम भी खाली छोड़ सकते हो। एक्ट जिसके अंदर आप लाइबल हैं ऑडिट के लिए, कौन से एक्ट में आप लाइबल हैं ऑडिट के लिए। ज़्यादातर इनकम टैक्स एक्ट में पहले ही हो जाते हैं आप ऑडिट के लिए लाइबल, तो आप यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट लिख सकते हो। 1961। उसके बाद आपको अगली टेबल पे जाना होता है। प्रोसीड टू फिल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले टेबल जो आ गई वो टेबल नंबर 5 आ गई, जिसके अंदर पार्ट सेकंड है। ये पार्ट सेकंड में आपको रिकन्सिलिएशन देना होता है ग्रोस टर्नओवर का। जो टर्नओवर आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें जो आप टर्नओवर दिखा रहे हैं उसका रिकन्सिलिएशन GSTR 9C देना होगा कि GST में आपने कितनी टर्नओवर दिखाई और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे टर्नओवर कौन सी लिखेंगे, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली है, मतलब कि जो बैलेंस शीट वाली है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें जाना होगा अपनी बैलेंस शीट पे, और यहाँ से कर लेना होगा बैलेंस शीट को ओपन, बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख सकते हैं ये हमारी सेल है, यही हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सेल होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इसको हमें यहाँ पे लिखना होगा। चलिए लिख लेते हैं, कितनी है ये है 267253, 267253। ठीक है, इसके अलावा कोई अनबिल्ड रेवेन्यू है बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या अनएडजस्टेड कोई एडवांस है, वो कोई डीम्ड सप्लाई है, कोई क्रेडिट नोट इशू किया है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, एनुअल रिटर्न में दिखाया लेकिन बैलेंस शीट में नहीं दिखाया, वो कोई ट्रेड डिस्काउंट है, कोई टर्नओवर अप्रैल से जून वाली 17 वाली है, तो ये भी नहीं है हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। कोई अनबिल्ड रिवेन्यू एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अनएडजस्टेड एडवांस, कोई क्रेडिट नोट जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट नहीं किया गया, मतलब उसको नहीं डाला गया है। ठीक है, टर्नओवर कंपोजिशन स्कीम की
कोई एडजस्टेड टर्नओवर के अंदर सेक्शन 15 के हिसाब से कोई किया गया है, एडजस्टमेंट की गई टर्नओवर में फॉरेन एक्सचेंज की वजह से, कोई और अदर एडजस्टमेंट है टर्नओवर में जो ऊपर लिस्टेड रीज़न नहीं है, तो उसकी वजह से दे सकते हैं। देखो टर्नओवर में और किसी चीज़ का आपका डिफरेंस आता है कि आपकी टर्नओवर में फ्रैट इंक्लूड नहीं है, कार्टेज इंक्लूड नहीं है, या डायरेक्ट इनकम या कोई अदर इनडायरेक्ट इनकम जो है वो इंक्लूड नहीं है, और आपने जीएसटी रिटर्न में उसको दिखाया है, तो आप इस तरह की रिपोर्टिंग को ना आप ओ वाले में कर सकते हो, अदर रीजन वाले में, जहाँ पे टर्नओवर में आपने एडजस्टमेंट करी। मतलब कि 2672,253 मेरी इनकम बैलेंस शीट के हिसाब से, ये सेल अकाउंट जो यहाँ पे है उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी डायरेक्ट इनकम भी होती है, इनडायरेक्ट इनकम भी होती है, जो कि हम जीएसटी में दिखा देते हैं लेकिन सेल वाले पार्ट में नहीं दिखाते हैं। तो उस तरह की इनकम को आप ओ वाले पॉइंट में दिखा सकते हो। कोई फ्रैट इनकम है वो दिखा सकते हो, कोई कार्टेज इनकम है वो, या और कोई अदर इनकम है जैसे जॉब वर्क चार्जेस हो गया। मतलब बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम कोई रहती है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं उसको। देखो ये यहाँ पे ऐसे आ गया, और ये मेरी 9 वाली आती है जो 9 में डिक्लेयर किया है। तो वैल्यू जो लेनी पड़ेगी ना वो यहाँ पे इसका एक पीडीएफ फॉर्म होता है 9C का, ये देखो जीएसटी 9C, तो ये उठाता है, टर्नओवर उठाता है पार्ट सेकंड में। देखो टर्नओवर एज डिक्लेयर इन जीएसटी 9, तो ये जीएसटी 9 में टर्नओवर डिक्लेयर ये है। इस वैल्यू को आप ले सकते हो, जो यहाँ पे देखो ये क्यू वाली टेबल है, ये क्यू की टेबल पीडीएफ में आ रही है, एज इट इज़ ऐसे ही लेनी पड़ेगी। चलिए लिख लेते हैं। हालांकि वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम है, अगर मैं देखूँ तो 2672,253, चलिए लिख लेता हूँ मैं 2672,253.00, डिफरेंस 0 आ गया, ठीक है। अभी इसको वैलिडेट करेंगे, शीट सक्सेसफुली वैलिडेट है, ओके करेंगे, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट में आपको अगर कोई अनरिकन्सिलेशन है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, मतलब कोई डिफरेंस है तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, उसका रीज़न देना पड़ेगा डिफरेंस क्यों है। ये भी नहीं है हमारा, इसको वैलिडेट किया, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ देनी होती है 7 नंबर में रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। टैक्सेबल टर्नओवर की रिकन्सिलेशन देनी होती है। यहाँ पे अगर आपकी कोई ज़ीरो रेटेड सप्लाई है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, सप्लाई जिस पे टैक्स पेबल नहीं बना है, इस तरह की सेल्स को आप देंगे। तो इस तरह की सेल हमारी नहीं है कोई। आपकी अगर सेल इस तरह की होती है तो वो डिटेल दे सकते हैं। फिर जीएसटी 9 के अंदर जो टर्नओवर डिक्लेयर किया टोटल इंक्लूडिंग एग्जेम्प्टेड, रिलेटेड या ज़ीरो रेटेड सप्लाई, तो उसकी डिटेल देनी होती है, ये एफ में देना होता है। तो इसके लिए भी हम देखेंगे यहाँ पे, ये देखो एफ में वैल्यू सेम यही आ रही है, ये भरना होगा यहाँ, पीडीएफ देख के भरना ज़रूर, ठीक है। क्योंकि अगर जेएशन नहीं डाल रहे हो तो जो पीडीएफ में वैल्यू जिस जिस कॉलम में आ रही है जीएसटी 9 से उठ के, वो वैल्यू देख के आपको भरनी होगी। तो एफ में भी सेम वैल्यू है जो यहाँ पे है 2672,253 की। तो चलिए यहाँ लिख लेता हूँ मैं 2672,253.00, ठीक है। ये लिख लिया, ये वैलिडेट कर लेंगे, ओके हो गया, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पे आने के बाद अगर कोई डिफरेंस होता है तो उस डिफरेंस का रीज़न आपको यहाँ देना होगा, ठीक है। हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसको ओके करेंगे, वैलिडेट करेंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। यहाँ से नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे रिकन्सिलेशन देना होता है आपको, जो टर्नओवर है उसका जो टैक्सेबल वैल्यूज़ है रेट वाइज, उसकी डिटेल देनी होगी। इसके लिए आपको एक रिकन्सिलेशन बनाना होगा, जैसे कि देख सकते हैं, देखो 9 हो या 9C हो, फाइलिंग करने से पहले रिकन्सिलेशन बनाना होगा। मैंने यहाँ पे GSTR 1, GSTR 3B का रिकन्सिलेशन, बुक्स और GSTR 3B का रिकन्सिलेशन बना रखा है। ये सेल्स का है, टैक्सेबल वैल्यू मीन्स सेल, और ये टैक्स का है कि R1 में कितना था, 3B में कितना था, बुक्स में कितना है और 3B में कितना है। तो इसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। साथ ही साथ रेट वाइज सेल की भी रिकन्सिलेशन बना रखी है कि मेरी 5% वाली ये है, 1 वाली ये है, एक्सपोर्ट ये है, 12-18 ये है। उसके बाद
बुक्स में वैल्यू है, 3B में ये है, R1 में ये है, तो वो डिफरेंस निकाल देगा किसका कहाँ डिफरेंस है। ठीक है, अब इसी टेबल का यूज़ करके हम भरेंगे 9C की रेट वाइज डिटेल। देखो यहाँ भरनी होती है रेट वाइज लाइबिलिटी, मतलब रेट वाइज सेल। तो 5% वाली सेल सबसे पहले पूछा है, तो 5% वाली सेल यहाँ देखें तो मेरी ये है जो कि 12,71,503 की है। चलिए लिख लेते हैं 12,71,503। फिर उसके बाद आता है CGST। CGST है 123,88.01, 123,88.01, यही सेम SGST है। अब IGST की बात करें तो IGST है 38,799.16, 38,799.16। 5 वाली हो गई। इसके बाद है 0.1% वाली सेल। तो यहाँ देख लेते हैं, देखो ये रही 0.1% वाली। कितनी है ये? ये है 14,00,750, 14,00,750। और IGST है 1400.75। बस 2 तरह की रेट की सेल है, इसके अलावा और कोई सेल नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ पे जो 9 में है, ठीक है, उसकी डिटेल जाएगी। जो 9 में रेट वाइज सेल है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आया रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्स पेड का है। ये रिकन्सिलेशन ऑफ रेट वाइज सेल्स, देखो रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्स पेड ये आ गया, जहाँ पे रिकन्सिलेशन ऑफ रेट वाइज लाइबिलिटी एंड सेल्स 9 में Q वाले में ये वैल्यू है। ये देखो ये वैल्यू लिखनी होगी। चलिए लिख लेते हैं। जो वैल्यू यहाँ होगी वही सेम वैल्यू आपको लिखनी होगी। ध्यान रखना, फ़र्क मत करना, क्योंकि अगर डिफरेंस करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे CGST कितना है इधर? 12,388, और SGST भी 12,388 है। 12,388, 12,388 और 42,200 है। यहाँ पे 42,200 है। एक मिनट, 40,200 है, सॉरी 40,200 है। तो 0.1 पैसे, 1 पैसे का डिफरेंस है, यहाँ 0.9 का डिफरेंस है। तो यहाँ से हटा लेते हैं, डिफरेंस 0 ही रखते हैं। ये तो डिफरेंसेस में होता क्या है, आज की डेट में नोटिस तुरंत आ जाता है अगर 1 पैसे का भी डिफरेंस हुआ तो। माइनस से डिफरेंस को हटा लेते हैं, इसको 9 पैसा बढ़ाना होगा ऊपर, 0,999.25। चलिए इसको बढ़ा लेते हैं। ये 16 की जगह पे अगर 9 पैसा बढ़ाएंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ से जो डिफरेंस है वो 0 हो गया। ठीक है, शीट वैलिडेट है, ओके कर लेते हैं। ये सेस की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर से वैलिडेट कर लेते हैं, ओके हो गया। अभी नेक्स्ट पे आएंगे। कोई अनरिकन्सिलेशन है तो उसका रीज़न दो, कोई भी अनरिकन्सिलेशन नहीं है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्स पेड, देखो ये है रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्स पेड। कोई एडिशनल अमाउंट पेबल बना और जो पे नहीं किया गया है उसका रीज़न देना होगा, या उसको पे कर रहे हो तो आप उसकी डिटेल दोगे कि भाई ये है और इसके वजह से हम पे नहीं कर रहे। कोई अमाउंट पेबल था लेकिन पे नहीं गया, किसकी वजह से? जो 6 टेबल नंबर 6, 8 या 10 में आपने दिखाया है, वहाँ पे कोई पेबल बना और पे नहीं किया, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। कोई टैक्स का अमाउंट है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, कोई अदर अमाउंट है, उसकी डिटेल वैलिडेट कर लिया। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब आता है ITC का रिकन्सिलेशन, इनपुट एक्स क्रेडिट का रिकन्सिलेशन करना होगा।
तो आईटीसी जो ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से है, मतलब जो आपने बैलेंस शीट में डिक्लेयर करी और जो आपने बुक्स के अंदर लिया उसकी डिटेल देनी होती है कि कितना आईटीसी आपने अवेल्ड किया ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और कितना आपकी बुक्स के अंदर है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 9 में आईटीसी क्लेम किया उसकी डिटेल लिख लेता हूँ मैं। ये कहाँ से मिलेगा, ये देखते हैं, रिकन्सिलेशन ऑफ इनपुट क्रेडिट, ई वाला पॉइंट जो जीएसटीआर 9 के अंदर क्लेम किया है। ये देखो कितना है, 24,813.21 CGST और SGST भी इतना ही है और IGST ये है। चलिए लिख लेते हैं। तो इन तीनों का सम होगा, ये जो तीन है ना, इन तीनों का सम होगा, क्योंकि 9 के अंदर ये हम अवेल्ड कर रहे हैं इनपुट क्रेडिट। ठीक है, तो इन तीनों का अगर सम करूं मैं तो ये बैठेगा 24,813.21 प्लस 24,813.21 प्लस 13,427.13, तो ये 63,053.55 में रहेगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पे 63,053.55। ठीक है, ये हमने इनपुट अवेल्ड किया जीएसटीआर 9 के अंदर जो टोटल आईटीसी क्लेम किया। अभी बुक्स के अंदर आपने कितना दिखाया ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके हिसाब से होगा। तो और मैं बात करूं, ये देखो 3B के अंदर ये है, जो 3B में लिया है वो सेम बुक्स के अंदर है 63,054 का। ठीक है, और मैं और बेहतर तरीके से बता दूं कि यहाँ से बाहर हो जाओ और बैलेंस शीट में आ जाओ। सबसे बेस्ट बैलेंस शीट में जाओ। टैली देखो, टैली ज़रूर खोलना पड़ेगा, बुक्स तो हमारी टैली में ही है। दोस्तों इसको वेरीफाई करने के लिए कि हमने बुक्स में कितना क्लेम किया है, तो बुक्स में क्लेम करने के लिए अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट से तो पता चलेगा नहीं। इसके लिए आपको अपनी बुक्स को देखना होगा, क्योंकि ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपने लिया, यानी जो बुक्स की ऑडिट हुई है, उसके अंदर जो आईटीसी अवेल्ड किया उसकी डिटेल आपको देनी होती है। इसके लिए सबसे बढ़िया है, 2 मेथड है। एक तो टैली में जो जीएसटीआर 3B बन के आ रही है उसको देख लो, या फिर बुक्स के अंदर जो ड्यूटी का हेड है उसको देख लो। मैं दोनों ही दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले बैलेंस शीट पे आते हैं और यहाँ पे डेट डालेंगे, 22-23 की कर रहे हैं तो 1/4/22 से 31/3/23 कर लेते हैं। और यहाँ से आ जाते हैं करंट लायबिलिटी ड्यूटी एंड टैक्सेस में, F12 करके ओपनिंग ट्रांजैक्शंस, नेट ट्रांजैक्शन ओनली नहीं, यस कर देते हैं। तो यहाँ से पता लगेगा कि कितना हमने लिया है। आउटपुट वाली हटा दो, तो ये देखो जो डेबिट की ट्रांजैक्शन होती है ना, इनपुट डेबिट होता है, क्योंकि इनपुट जब डेबिट होगा तभी बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है, और इनपुट हमारी एसेट होती है, हालांकि ड्यूटी एंड टैक्सेस के हेड में डालते हैं तो वो लायबिलिटी साइड होती है। तो अगर इसका बैलेंस बढ़ाना हो तो क्या करना होगा, डेबिट। बैलेंस घटाना हो तो क्या करना होगा, क्रेडिट। अभी जो डेबिट वाली ट्रांजैक्शन है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि हमने इतना आईटीसी लिया, मतलब अवेल्ड किया या क्लेम किया। और जो क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन वो ये प्रेजेंट करती है कि हमने इतना यूटिलाइज किया। तो ओपनिंग ये था, इतना क्लेम किया, इतना यूटिलाइज किया, ये बैलेंस रह गया। तो 63,054.97 हमने क्लेम किया। आप यहाँ पे लिखेंगे 63,054.97, 63,054.97। कितने का फ़र्क आ गया, ₹1.42 का। कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, मेजर फ़र्क नहीं है। एक मेथड तो ये हुआ इनपुट को देखने का कि भाई कितना इनपुट हम लोगों ने बुक्स के अंदर, यानी जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, हो सकता है कोई अदर सॉफ्टवेयर भी करते हो जैसे बिजी या कोई अदर सॉफ्टवेयर, तो ऐसे ड्यूटी एंड टैक्सेस में बैलेंस शीट में जाके देखेंगे
इसके अलावा एक मेथड और होता है कि आप डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और जीएसटीआर 3B में चले जाना। इसमें दिखा देता है कितना आईटीसी आपने यूटिलाइज किया या अवेल किया। तो यहाँ भी डेट डालनी पड़ेगी 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23। आपको डाटा वही खोलना पड़ेगा जिसका ऑडिट हुआ है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो डाटा है। तो 22 से 31 मार्च 23। हालांकि इसमें मिसमैच भी बहुत सारा है, इसके मिसमैच को सही करना पड़ेगा आपको, तभी जाके सही से देख पाओगे। आपकी वजह से हो सकता है कई एंट्रियाँ यहाँ पे आती भी नहीं है, कहीं HSN का एरर हुआ, कहीं बिल नंबर का एरर हुआ या कुछ GST नंबर का एरर हुआ, तो यहाँ पे प्रॉपर आती नहीं है। हालांकि देखो 63,054.49 आ रहा है और मैंने यहाँ लिखा है 63,054.97, तो वो मेरी वैल्यू तो बिल्कुल लगभग मैच के बराबर है। ठीक है, 63,054.49 है और जो ड्यूटी एंड टैक्सेस के लेजर में आ रहा था वो ये आ रहा था। तो अगर मैं इसे 49 कर दूं तो डिफरेंस और कम हो जाएगा, जो कि 94 पैसे का डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो इस तरह के केसेस में क्या करेंगे, देखो क्या है, इस तरह के केसेस में जब 94 पैसे का फ़र्क हो, 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, तो डिफरेंस दिखाओ मत, क्योंकि इतना बड़ा कोई डिफरेंस है नहीं। डिफरेंस दिखाओगे तो नोटिस आ जाएगा। इसलिए हम इस तरह की फिगर को राउंड ऑफ में लेके चलेंगे। जो नीचे हम 9 में वैल्यू दिखा रहे हैं ना, ये वाली, यही सेम वैल्यू कर लेते हैं, कोई बड़ा फ़र्क है नहीं। और ये सेम वैल्यू जब कर लेंगे तो इतना कोई फ़र्क नहीं आएगा, और सेम नहीं रखेंगे तो नोटिस आने के चांसेस आते हैं, क्योंकि जैसे ही 1 पैसे का भी डिफरेंस हो गया तुरंत नोटिस भेज देते हैं। तो डिफरेंस कम है, माइनर डिफरेंस है, तो जो एनुअल रिटर्न में वैल्यू दिखाई वही सेम यहाँ कर लेता हूँ मैं, 63,053.55। ठीक है, तो ऐसे तो आपको इनपुट का रिकन्सिलेशन करना है। दोनों मेथड बता दिए मैंने, 3B देख लो या बैलेंस शीट में जाके ड्यूटी एंड टैक्सेस को देख लो। अभी वैलिडेट करेंगे, ओके कर देंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पे आने के बाद कोई अगर डिफरेंस है तो उसका रीज़न देना पड़ेगा। इस तरह का कोई नहीं हमारा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब टेबल नंबर 14 की बात करें, यहाँ पे आपसे ब्रेकअप मांगते हैं कि जो आपने आईटीसी अवेल किया एक्सपेंसेस के ऊपर, और जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट में है उसका ब्रेकअप दे दो कि परचेज के ऊपर कितना है, फ्रेट एंड कार्ड्स के ऊपर कितना है, पावर एंड फ्यूल पे कितना है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कितना है, रेंट इंश्योरेंस पे कितना है। तो आपसे वो ब्रेकअप मांग रहे हैं। जैसे कि अभी टैक्स ऑडिट में क्या होता है, एक्सपेंसेस का ब्रेकअप मांगते हैं क्लोज 44 के अंदर, कि भाई रजिस्टर्ड पर्सन से कितना है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से कितना है। वैसे ही यहाँ पे आपसे ब्रेकअप मांग रहे हैं कि जो एक्सपेंस आपने लिया अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे परचेज है, रेंट है, बैंक चार्जेस है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, अदर मिसलिनियस एक्सपेंसेस है, तो उन सब के ऊपर कितना कितना इनपुट लिया आपने, ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। आईटीसी अमाउंट कितना लिया, इनएलिजिबल कितना है उसके ऊपर, एलिजिबल कितना है उसके ऊपर, ये डिटेल देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, हालांकि पिछले कई सालों से, मतलब 2-3-4 साल से ये टेबल नंबर 14 जो है वो ऑप्शनल पे चल रहा है। मतलब इसको भरना चाहो तो भर सकते हो या फिर छोड़ सकते हो। इस साल के लिए भी सेम यही है, ये ऑप्शनल पे चल रहा है। इसको भरना चाहो तो भर सकते हो या छोड़ सकते हो, मैंडेटरी नहीं है ये टेबल। ठीक है, इसको क्या करेंगे, वैलिडेट कर लेंगे। जब मैंडेटरी है नहीं तो वैलिडेट कर लिया, कुछ भी नहीं भरना इसमें। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कोई डिफरेंस है नहीं तो इसको भी वैलिडेट करके नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब देखो, कोई टैक्स पेबल बना, आईटीसी में जब डिफरेंस आया उसकी वजह से कोई टैक्स पेबल बना, तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी कि आई का कितना है, सी का कितना है, एस का कितना है। कोई इंटरेस्ट पेनल्टी है तो उसकी डिटेल वैलिडेट कर लिया, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एडिशनल लायबिलिटी बनी है कोई नॉन रिकन्सिलेशन की वजह से, उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। कोई एडिशनल लायबिलिटी बनी है तो, जैसे कि कोई टैक्स बना, कोई इंटरेस्ट बना, कोई लेट फीस बना, कोई पेनल्टी है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हो।
कोई और अदर अमाउंट जो कि इंक्लूड नहीं है एनुअल रिटर्न में। इस तरह की डिटेल आप दे सकते हो। वैलिडेट कर लिया, ओके कर लिया। अब यहाँ पे आ जाएंगे होम पे। देखो जनरेट कर सकते हो प्रीव्यू GSTR 9C के ड्राफ्ट फॉर्म को। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से प्रीव्यू जनरेट हो जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं और प्रीव्यू दिखाता हूँ मैं आपको। सेव हो गया। ये देखो ये प्रीव्यू, ये देखो GSTR 9C का आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा। जो जो आपने वैल्यूज़ भरी हैं, कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं है, उसको आप यहाँ से देख सकते हो, चेक कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, अभी लगभग हमारी फाइनल हो चुकी है GSTR 9C। क्या करना है, जनरेट जियोशन फाइल टू अपलोड GSTR 9C ऑन GST पोर्टल। यहाँ से जनरेट कर लेंगे जियोशन फाइल। इस पर क्लिक करेंगे, वो लोकेशन मांगेगा, इसी लोकेशन में करना है सेव। सेव पे क्लिक कर दिया। सो फाइल जो है वो सेव हो गई सक्सेसफुली। अभी करना क्या है, GST पोर्टल पे आएंगे। पोर्टल लॉग आउट हो गया, चलिए लॉगिन कर लेते हैं। सो लॉगिन कर लिया। यहाँ से जाएंगे सर्विस में, रिटर्न में और एनुअल रिटर्न में। फाइनेंशियल ईयर ले लिया। फाइनेंशियल ईयर लेने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले प्रिपेयर ऑफलाइन में जाएंगे और जो जेसन फाइल बनाया है, जनरेट किया, उसको अपलोड। रिसीव बट पेंडिंग, रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो हो गया प्रोसीड। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो एरर आ जाता, अगर कोई मिसमैच होता तो एरर आ जाता। मिसमैच ज़्यादातर केसेस में आता है जब 9C अपलोड करते हो। आप इसकी वैल्यू, जो ऑटो वैल्यू आ रही है ना, ये ऑटो वैल्यू है, इस वैल्यू को चेंज मत करना। चाहे ये वाली फिगर हो, ये वाली फिगर हो, या ये वाली फिगर हो, या ये वाली फिगर हो, ये ऑटो आ रही है। इसमें चेंज करोगे तो ज़्यादातर केसेस में एरर आ जाता है अगर इसमें से चेंज होकर वैल्यू आप डालोगे तो। जो आपको फीड करने वाली वैल्यू वो भर लो, लेकिन जो मैंने अभी बताया वो वैल्यू ऑटोमेटिक सेम वैल्यू भरनी है आपको जो इस शीट में आ रही है, जो ऑटो ड्राफ्ट 9C में आती है। अभी बैक टू फाइल रिटर्न पे जाएंगे और हमें हमारी जेसन डल चुकी है। अभी इनिशिएट फाइलिंग पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद करना क्या होगा बताता हूँ। प्रीव्यू ड्राफ्ट पे आ जाना। 9C का आपको प्रीव्यू दिखेगा यहाँ पे। ये देखो, ये आपने वैल्यू भरी थी और ये वैल्यू ऑटोमेटिक उठ के आ रही, डिफरेंस 0। यहाँ भी भरी थी वैल्यू, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक डिफरेंस 0। ये हमने रेट वाइज टर्नओवर की डिटेल दी है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस 0। उसके बाद नीचे ITC की डिटेल दी है, देखो रिकन्सिलेशन, इसका डिफरेंस 0। बाकी हो गया है। अभी क्या करना है, इसमें करना है अटैच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को। चलिए कर लेते हैं अटैच। इसका PDF करना होगा अपलोड, आपको ध्यान रखना। बैलेंस शीट हो गई, थोड़ा सा टाइम लेगा। प्रोसीड हो गया बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रोसीड हो गया। देखो अभी क्या करना, सेव वाले बटन पे क्लिक करना, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, डाटा सेव हो गया हमारा। ये देखो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया है। अब प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, देखो रेडी हो गया फाइल के लिए। क्या करना है आपको, प्रीव्यू देखना है, एक बार और देख लो प्रीव्यू। इस पर क्लिक करो, ये ऐसे निकल के आएगा, ठीक है। हालांकि कुछ चेंज थोड़ी हुई है वैल्यू में। वेरिफिकेशन पे टिक कर लिया, ऑथराइज सिग्नेचर सेलेक्ट कर लिया। फाइल GSTR 9C, यस फाइल करना चाहते हैं, यहाँ आ गए। फाइल विद ABC पे क्लिक कर लेंगे। अब जो OTP आएगा वो लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं OTP को। OTP लिख लिया। अभी करेंगे वेरीफाई। सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया।
और हमारी GSTR 9C फाइल हो गई है। आप सर्विस में जाके, रिटर्न में जाके, एनुअल रिटर्न में जाके और सर्च पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। देखो ऐसे हो गई फाइल हमारी GSTR 9C। व्यू GSTR 9C पे जाके और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फाइल फॉर्म को। तो दोस्तों समझ गए, ऐसे आपको GSTR 9C फाइल करना है GST पोर्टल पे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।